तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को कितना समय लग रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि आपका बर्फ जो है, आप मान लो कि गर्मी के समय निकले, आपने कितना समय वो जो है उसका जो है होल्ड करना चाहिए, ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करती है, यानी कि रेट पे डिपेंड करती है। अब आप मान लो कि किस रेट से, यानी कि उसका जो है, अगर सपोज करो धूप में रखोगे तो जल्दी गल जाएगा आइस। अगर हो सकता है कि आप रूप में रखोगे तो शायद पहले अगर बाहर 10 मिनट में हो रहा होगा तो अंदर जो है 15 मिनट में, यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा जो है मेल्ट करेगा। तो यानी कि ये पूरा जो खेल है ना, अगर जब मैं बात करूं अपनी लाइफ भी, ये केमिकल कैनेटिक्स यानी कि रेट पे डिपेंड है। आप किस रेट से पढ़ रहे हो, ताकि कि बाकी दुनिया के बच्चों को पीछे छोड़ दो। क्योंकि मैंने कहा कि आपकी 22 लाख स्टूडेंट से कंपटीशन है, यानी कि जो है अब वो कहाँ कहाँ से पढ़ रहे होंगे, कोटा पटना पता नहीं वेरियस जो है उस तरह से पढ़ रहे होंगे। तो हमें क्या है कि कॉन्सेप्ट लगभग सभी जगह वही पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी डिपेंड करती है कि आप कितना कर रहे हो और कितना आगे जा रहे हो। ठीक है, ये सारा रेट पे डिपेंड कर रहा है। आप एक दिन में एक सवाल बना रहे हो या एक दिन में 4 सवाल बना रहे हो, जो 4 सवाल बनाएगा उसका रेट अच्छा है, वो जल्दी जाके जो है नीट में चले जाएगा। तो ये सारा खेल जो है किसका है, यानी कि रेट का है। हम लोग बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेट रिएक्शन पढ़ेंगे। आज की क्लास में फैक्टर इफेक्टिंग नहीं हो पाएगा, एक में हम फैक्टर इफेक्टिंग की बात करेंगे और दूसरे में यानी कि रेट लॉ की बात करेंगे। यानी कि इस पूरे को हमें 3 लेक्चर में जो है कंप्लीट कर देंगे। ओके, क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में, तो हम थोड़ा सा आपको जो है समरी देते हैं इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें जो हमें पढ़ना पड़ेगा। In the thermodynamics, we study whether a reaction take place or not. If does not, then up to what extent. कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, और अगर जो होगा तो कौन से एक्सटेंट तक होगा, यानी उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। ये सारी चीजें जो हम लोग क्या करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। In this chapter, we will study about how fast a chemical reaction take place. यानी कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, बम फूटने में ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है? कम। ज्यादा समय लगता है। ऐसा तो नहीं करते ना कि बम में आग लगा के जो बगल में खड़े होकर देखते कि फूटेगा कि नहीं फूटेगा। बहुत सारे खुशी होते तो अलग बात है, लेकिन जनरली देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही उसमें जो है आग लगाते हैं तो तुरंत जो है भाग के जो है दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन होता है। बहुत सारे रिएक्शन जो स्लो होते हैं, जैसे पेट्रोल का बनना, कोल का बनना, प्लास्टिक का डिकम्पोज होना, ये सारे क्या है, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें जो किस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कितना फास्ट है कितना स्लो है, ये सारी जो है रेट ऑफ केमिकल पे डिपेंड कर रहा है। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर जो है रेट को अफेक्ट करेगा, कौन सा फैक्टर जो है यानी कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है बात करेंगे। The last part of the chapter will be dealing with the mechanism of chemical reaction and catalysis. यानी कि हम लोग बात करेंगे कि वो कैसा रिएक्शन है, कैसा मैकेनिज्म है, कैटलिस्ट का क्या काम है, कैसे उसको जो है वो इफेक्ट करेगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट यानी कि जो है बात करेंगे। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा बहुत, ये इंट्रोडक्शन था, ये चीजें हमें पढ़नी है। मुझे बताइएगा, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब मैं समझाता हूं क्या होता है। पहले केमिकल का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? केमिकल का मतलब हाँ, यानी कि रिएक्शन। हम केमिकल का मतलब एक तरह से समझे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इधर कर देता हूं। और आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो काइनेटिक्स, यानी कि मोशन पढ़ते हो ना, काइनेटिक्स में मोशन। हम लोग यहाँ मोशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन के रेट के बारे में हम पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शन स्लो हो रहा है या कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है। हम इन्हीं चीज के बारे में बात करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं।
अब कहोगे सर क्या जरूरत है हमें रेट के बारे में, हो रहा है होने दो। हमें जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो कि आप डॉक्टर बनोगे, अब किसी पेशेंट को जल्दी आपको ठीक करना होगा, यानी कि रेट डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि किसी मरीज को अगर जब बहुत ज्यादा सीरियस है तो आप ऐसा चीज दोगे वो जल्दी से रिकवर करे, या ऐसा दवाई दे दोगे कि जो है एकदम 3 दिन के बाद ठीक करे इमरजेंसी पेशेंट को, नहीं दोगे ना। पता लगा हम डॉक्टर बनेंगे सर, हम तो यानी कि जो उसको आराम से ठीक होने वाली दवाई देंगे और आराम से ठीक होने में वो आराम ही करते रह जाए, पता लगा ऐसा। यानी कि ये सारा चीज जो है मैटर किस पे करता है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स पे मैटर करता है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे चोट लगा तब तो ठीक है, आप छोटा मोटा पेन किलर दे दोगे, कॉम्बीप्लान, तो मैं खा के जो है ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मान लो किसी कारणवश किसी का पैर जो है गाड़ी के नीचे आ गया, उसको भी क्या कॉम्बीप्लान देंगे क्या? नहीं। यानी कि ऐसा देंगे जिससे फटाफट से उसके अंदर जो है रिएक्शन हो, और वो जो है यानी कि फटाफट से जो है यानी कि ब्लड रुकना या जो सेल बनना, जो भी आपका फंक्शन होता है वो सारी चीजें हो सके। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो हम लोग ऐसा रिएक्शन चाहेंगे जिससे जल्दी बन जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिससे जो है स्लो बन जाए। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में जो है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इतनी सी बात क्लियर है। मैं अब आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके बाद जो है आगे की हम बात करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deal about पहला, मैं एक पॉइंट लिखता हूं, क्या क्या बारे में हम लोग जो है डील करेंगे। सबसे पहले करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ROR। ठीक है, यानी कि जो है रोर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि विच फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा, हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म, यानी कि किस प्रकार से उसका कैटलिस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बेसिकली हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और मैकेनिज्म है वो क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है बात करेंगे। और यही सारा जो है हम लोग जो है इसी पे जो है बात करेंगे। आज मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने कहते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें बताता हूं। क्या होता है, हम लोग जब पहला बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोगों को रेट का मतलब पता होगा। रेट का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, यानी कि जिसको हिंदी में दर कहते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन जो है कितने तेजी से हो रहा है, कितने स्लो से हो रहा है, या किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होने के ना 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मैं पहला बात करूं, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही कम समय में हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि फास्ट रिएक्शन कहते हैं। दो रिएक्शन विच टेकन अ वेरी लेस टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि फास्ट रिएक्शन कहते हैं।
अब देखो कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है फास्ट रिएक्शन के? बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग सोचिए। सॉल्ट डिसॉल्व। कि आप लोगों की आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ जी बोलिए। बर्निंग क्रैकर्स। बर्निंग क्रैकर, वेरी गुड प्रवीण। और सर NaCl प्लस H2O। NaCl+H2 उतना फास्ट नहीं होता है मॉडरेट होता है वो। वेरी गुड। और कोई? AgCl। AgCl किसके संपर्क में? सर जो सोडियम को अगर हम एयर के साथ करेंगे तो बहुत ही फास्ट होगा ना। हाँ वो भी कहोगे, यानी कि वेरी फास्ट। देखो जितने भी आप TNT RDX ये सारे जो एक्सप्लोसिव जो होते हैं इनको बहुत ही कम समय लगता है। जैसे मान लो कि किसी ने जो है बॉम्ब फेंक दिया, यानी कि उसको विद इन सेकेंड में देखिएगा कहाँ से कहाँ तक जो है ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, या आपने सिंपल सा एग्जांपल देखो, घर में जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो आग जलाने के बाद क्या करते हैं, वहां खड़े रहते हैं या फिर भाग जाते हैं? सर भाग जाते हैं। यानी क्यों भागते हैं? क्योंकि इसका रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट। फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है भाग जाते हैं। अगर जब वो स्लो होता तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आराम से लगाते फिर जो है उसके बाद भागते। जैसे आजकल जो है कई सारे पटाखे में जो उनकी जो बर्निंग थ्रेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं ताकि कि टाइम ज्यादा लगे, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बहुत सारे जो है फास्ट सेक्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास क्या है, AgCl और Na, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे AgNO3 से कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, AgCl और यहाँ पे क्या बन जाता है, NaNO3। ये जो रिएक्शन है ना 10⁻⁻⁻ सेकंड लगता है, यानी कि इतना कम समय लगता है कि आप आग की पलक नहीं झपकोगे उससे पहले जो है ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि जो है रिएक्शन हो जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये जो है रिएक्शन होता है, यानी कि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, आप सोडियम को पानी के अंदर फेंक दो वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत जो है देखिएगा आग का जो है गोला जो जलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर सब में, जो पानी में जो है बम ब्लास्ट करते हैं वो क्या रहता है, जो है क्या रहता है, पोटासियम रहता है। पोटासियम को हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है फ्लेम में देता है, वो वहां पे साउंड नहीं होता है, बाद में हम लोग एडिट करके जो है साउंड दे देते हैं। ये जब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर पाएंगे क्या? नो सर। तो यानी कि याद रखिएगा कि वी कैन नॉट डिटरमाइन the rate of reaction of fast reaction या very fast reaction। हम लोग कभी भी जितने भी फास्ट रिएक्शन होते हैं ना उनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सब फिर हम लोग करते कैसे हैं, जैसे कि कोई भी चीज है हम लोग अपना जो है प्रिकॉशन लेते हैं। हम कभी भी बम फूटता है तो जाके इसका रेट मेजर नहीं करने जाते हैं। अगर ऐसा होता कि हमारे पास ऐसा कुछ होता कि हम लोग पता करते तो फिर हम लोग जो है काफी हद तक जो है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर लेते, लेकिन इतना फास्ट होता है कि जो है पता ही नहीं लग पाता, यानी कि माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर जो है ये सारी घटना हो जाती है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि वेरी फास्ट रिएक्शन का हम कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। कोई मुझे बताएंगे वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल? रस्टिंग। वेरी गुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये सारे क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन है। इनको देखो, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 300 से 400 साल लग जाते हैं, यानी कि आप लोग जो प्लास्टिक यूज करते हो उसको डिकम्पोज होने के लिए क्या लगते हैं,
300 से 400 साल लग जाते हैं, यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस है। कोला को बनने में भी कितने लगते हैं, 500 से 600 साल के करीब करीब लग जाते हैं, यानी कि इसको भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी तरह से पेट्रोलियम को भी क्या होता है, यानी कि जो है बनने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो यानी कि ये सारे जो रिएक्शन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, स्लो रिएक्शन हो जाएंगे। हम लोग स्लो रिएक्शन का भी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के नापे कि कितने समय में जो हो रहा है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आगे से ना ROR लिख दूंगा, तो यानी कि आप समझ जाना रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी लो रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे कोरोजन, पेट्रोल का फॉर्मेशन या कोल का फॉर्मेशन या प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन, ये सभी जो है यानी कि बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि इसका जो हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास है सी, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ना ज्यादा समय लगता है ना ज्यादा कम समय लगता है, बीच का जो समय लगता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। बोलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो Yes, मैं sir. आपको Yes, sir. यहीं से हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, किसका निकालेंगे, वी कैन डिटरमाइन द rate of reaction of moderate reaction। इसको मीडियम रिएक्शन भी कहा जाता है, तो जनरली मॉडरेट ही लिखा रहेगा, तो आप ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग जो भी रिएक्शन निकालेंगे मॉडरेट रिएक्शन का निकालेंगे। अब आप कहोगे क्या सर इन वेरी स्लो रिएक्शन का रेट निकाल ही नहीं सकते, तो कैसे बताया कि 400 साल लग रहा है या 500 साल? निकालते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो हम लोगों के अभी सिलेबस में नहीं है, और हम लोग उन चीजों पे उतना ज्यादा जो है बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम जनरली जो भी आपके सामने घटना घट रही है, यानी कि जो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर हो जाए या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के अंदर हो जाए, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग जो है बात करेंगे, यानी कि सारे जो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन निकलने के लिए। जैसे मैंने माना कि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है मेरे पास, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2c है। मैंने कहा कि ये जो है मॉडरेट रिएक्शन है, यानी कि इसमें जो है ज्यादा ना फास्ट रिएक्शन हो रहा है ना ज्यादा स्लो रिएक्शन है। मैंने कहा कि मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को ROR। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि ये क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट। Sir, reactant. वेरी गुड। और ये क्या है, प्रोडक्ट। Product. प्रोडक्ट है। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा? Sir, घटेगा. घटेगा, वेरी गुड। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होती है। कम होगी। कैसे कम होगी, कई बच्चे के मन में आ रहा होगा, जिससे मैं समझाने के लिए आपके सामने लेता हूं H2O2 इक्वल टू H2O। शुरू में मैंने मान लिया कि इसके 10 मोल है, मैं मेन रिएक्शन पे नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। शुरू में ज्यादा मोल है तो ज्यादा जो है यानी कि रिएक्ट करेगा, यानी कि जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट यानी कि T इक्वल टू 0 पे सारा का सारा H2O2 का प्रोडक्ट 0 होगा। T इक्वल टू T टाइम पे मैं मान लेता हूं कि इसका जो है 4 मोल चले गया, यानी कि इसका 2 मोल चले गया, यहाँ पे कितने मोल है, 10 मोल है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ 2 यानी कि इसको 5 मोल ये बनेगा। ठीक है, ये भी 5 मोल बनेगा, ये 5 मोल, यानी कि आपके पास कितने रह गए, यानी कि इस प्रकार से तो 10 मोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही धीरे धीरे खर्च हो रहा है, यानी कि ये बन रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसे समझो, सिंपल अगर समझो मैं समझाऊं,
कि मेरे पास मान लो चपाती है, पहले मेरे प्लेट में 4 चपाती थी, मैंने 3 खा लिया। अब जो भूख थी मेरी, मैंने 3 चपाती खाने के बाद जो उतनी भूख रहेगी या कम हो जाएगी? मैं धीरे धीरे खाऊंगा या फास्ट खाऊंगा? कम हो जाएगी। धीरे धीरे खाने की जनरल टेंडेंसी होती है कि आपको अगर जो शुरू में भूख लगा होगा तो आप फटाफट से खाओगे, मोबाइल नहीं देखोगे, यानी कि और कुछ नहीं करोगे, फटाफट से आप रोटी खाओगे। लेकिन जैसे ही आप 3 चपाती खा लोगे, फिर उसके बाद जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आपका रेट स्लो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी होता है कि शुरू में ये रिएक्टेंट जो है ना फटाफट से प्रोडक्ट बनाना चाहता है, लेकिन कुछ कम हो जाने के कारण, जब वैसे भी यहाँ पे रिएक्टेंट कम हो जाता है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ पे तो ये बात सीख गई। अब मेरे को जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जिसको मैंने ROR के फॉर्म में लिखा। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि A प्लस बी इक्वल टू C बन रहा है। मान लो कि शुरू में 10 मोल था और कुछ समय के बाद इसके पास 2 मोल बचा, यानी कि इसके पास कितना मोल बच, यानी कि कितना कंज्यूम कर दिया, यानी कि 8 मोल कंज्यूम कर दिया। यानी कि मैं कहूं तो कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्यों? क्योंकि मैं तो रेट निकाल रहा हूं, ठीक है। और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, यानी कि जो डिवाइड कर देते हैं, जो भी दिया रहेगा। याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया होगा उसको आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। मैंने कहा कि रिएक्टेंट है, टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा, इसीलिए हमने इसमें क्या यूज कर दिया, माइनस का यूज कर दिया। ओके, दूसरा, अब यहाँ पे ये भी घटेगा, यानी कि 1/2 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं अभी समझाऊंगा डेल्टा बी डेल्टा टी क्या है, इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे मैं ना 2 की जगह 3 ले लेता हूँ ताकि कि आप लोग दोनों सेम ना समझे। यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए लिया ताकि कि जो है आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सारा जो है सेम सेम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4। ओके, तो बताओ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 1/4 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। क्योंकि बनेगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि समय के साथ जो है बढ़ेगा। और वैसे भी देख सकते थे, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो माइनस आता, और यहाँ प्रोडक्ट में 0 था, और अगर जब 4 मोल भी बना तो यानी कि इसमें से घटाओगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक के नहीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे? यस सर। एक क्वेश्चन देता हूं, मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आप दोनों बनाइएगा। पहला मैं देता हूं, मैं एक जनरल हाइपोथेटिकल ले लेता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 4z को मैंने रिएक्शन कराया और मैंने बनाया 3a प्लस 4b प्लस 5c। क्या आप लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं? यस। तो फटाफट से लिखिए। लिख लिए? बहुत ही आसान सा है, सेकंड नहीं लगेगा। अच्छा, जो मुझे बताना चाहते हैं एक बार रेज हैंड करके जो है मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए मैं देता हूं मानसी ठाकुर को, बहुत सारे हैं। मैं अगला जो है परवीन को दूंगा, और कौन कौन है, अनमोल, ठीक है, राजकुमारी को। अभी आप मानसी आप बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? Sir, -1/2 del x by del t equals to -1/3 del y by del t equals to -1/4 by del z upon del t equals to 1/3 del a by del t plus 1/4 del b by del t plus 1/5 dc del c by del t। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा राजकुमारी, मुझे एक बात बताइए, ये माइनस क्यों यूज किए हैं? सर क्योंकि रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स का रेट। हाँ, यानी कि समय के साथ ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है कम होते चले जा रहा है, इसीलिए हमने माइनस का यूज किया। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? मैंने बताया नहीं, मैं एक बार आप लोगों को गैस करने के लिए दे रहा हूँ कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है।
सर चेंज चेंज इन इन टाइम, ये तो डेल्टा टी का होगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोलर फ्रैक्शन, चेंज इन रिएक्शन, मोलर फ्रैक्शन कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, यस ये बेसिकली बता रहा है कि क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, मैंने वहां पे आपको मोल लेके समझाया, लेकिन हम तो रेट निकाल रहे हैं, टाइम, यानी कि चेंज इन मोलारिटी की हम बात करेंगे कि कितना जो है मोलारिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि आप जब भी कोई रिएक्शन कराओगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म के अनुसार से बात करते हैं। हमने कहाँ तक लिख लिया था, यहाँ तक। अच्छा मुझे बताओ कि अनमोल बंसल, क्या यहाँ पे -1/3 डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर ओके, तो क्या होगा? 1/3। ओके, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यस। थैंक यू। ये हो गया 1/5 डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूं कि मैंने जो भी लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, -1/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, और वो भी कौन सा लेना, मोलारिटी। मोलारिटी का कोई बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी इन कि लीटर्स। मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लीटर लिख दूं मैं कि मैं Yes, sir. यूनिट डिराइव करने जा रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली मैं जो है रेट को जो है रेट की जो है यूनिट निकालने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने मोलारिटी को नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मैंने कहा कि भाई मोल्स को जो है नंबर ऑफ मोल्स को मोल का यूनिट लेते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग क्या ले लेते हैं, लीटर का यूनिट ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा देखो, मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन में किसी से छोटे से टर्म के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। अभी हम जो है साइन की यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि डेल एक्स की जगह पे मोल पर लीटर लिख सकता हूँ, यस। Yes. यस और सर, टाइम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेकंड सेकेंड। Second. वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स है। और यानी कि सेकंड इनवर्स हो गया। और इसी तरीके को जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है, मोल लीटर यानी कि एल पे -1 और सेकंड पे -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है यानी कि क्या किया, मोल जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है आपने ये निकाल लिया, इसकी यूनिट जो है निकाल लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे मेरे पास मान लो कि मैं चाहता हूं कि अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, N2 प्लस H2 इक्वल टू मैंने NH3 बनाया, और मैं पूछ रहा हूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, क्या होगा बताइए। मैं चाहता हूं प्रीति जो है नरियाल, आप बताइए। आपने पिछली बार रेज किया था, सॉरी प्रीति बनियाल, या कोई बताना चाहते हैं, बोलिए, कोई तो बोलिए कुछ। सर 1 सेकंड, सर 1 इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सर नेगेटिव डेल्टा N2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T ओके, is equals to negative of delta H2 concentration upon delta T is equals to delta NH3 over delta T. ओके, और कोई बताना चाहेंगे, बोलिए परवीन। माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T अब इक्वल देखो टू दिक्कत माइनस क्या हो गया ना कि ये एक मिनट, यहाँ पे आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? No sir. नो बैलेंस करके बनाया। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3,
अब आप जैसे बोल रहे थे यानी कि लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा Delta T, और यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई H2 डेल्टा upon delta T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3। delta NH3 upon delta। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना डिवाइड कर देना, ये बात याद रखना। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिचियोमेट्री यहाँ पे कितना बताएंगे कोई सर 1 1 1, अगर जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे कितना है 3 3 3, और यहाँ पे क्या है 2। 2 यानी कि जब भी आपके पास क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा तो उस स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। ये माइनस क्या बताता है कि ये जो है ना डिसअपियरेंस हो रहा है, यानी कि घट रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो इस प्रकार से कहते हैं, एक नोट लिख लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन या वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट नेगेटिव। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की ना कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं लेना। बोलिए प्रवीण। तो जब फर्स्ट स्लाइड में पूछना फर्स्ट चाह रहे रिएक्शन लिखी थी उसमें डेल्टा सी में होगा सर, जो आपकी फर्स्ट जो टॉप मोस्ट इक्वेशन थी कहाँ पे फर्स्ट स्लाइड कहाँ पे ये इसी में सर इससे पिछली इसके पीछे और पीछे सर इससे पिछली यस सर हाँ कहाँ पे सर यहाँ पे आपने जो टॉप मोस्ट इक्वेशन वहाँ पे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखा है प्रोडक्ट में, वहाँ पे डेल्टा सी नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना डेल्टा भी दोनों सेम हो गया। थैंक यू प्रो। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि इसकी वैल्यू जो है ना कभी भी निगेटिव नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग कभी भी वैल्यू क्या करेंगे निगेटिव नहीं लेंगे। कहोगे सर ये क्या है, ये निगेटिव आपको बता रहा है कि यानी कि समय के साथ जो इसकी वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, ये निगेटिव का मतलब और कुछ नहीं है, ये जो है बेसिकली आपको क्या बता रहा है यानी कि समय के साथ जो यानी कि क्या हो रहा है वैल्यू आपकी घट रही है। तो जब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला बताएंगे तो हम लोग जो है अब मैं जो निकालने जा रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा मुझे बताएंगे कि अपीयरेंस क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा? प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट होगा। वेरी गुड, क्योंकि वही तो फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो है फॉर्मेशन कहते हैं। तो अपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास मैंने पुराना जैसा हाइपोथेटिकल ले लिया ए बी और यहाँ पे जब हमने सी ले लिया, यहाँ पे मैं 2 3 और जो है अपने मन से ले रहा हूँ, बैलेंस समझ लेना ये है। ठीक है, अगर मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है तो मैं इसको आर ओ ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मेरे को बताओ कि आर ओ ए जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, प्रोडक्ट की होगी कि यस नहीं? सर यस, यहाँ पे क्या लिखोगे डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस में स्टिचियोमेट्री का यूज नहीं करना है। याद रखिएगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस में स्टिचियोमेट्री का जो हम लोग क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट का यूज करेंगे और इसका यूज नहीं करेंगे। चलो सपोज करो कि यहाँ पे मैं बना देता 5D, तो यहाँ पे क्या हो जाता चेंज ऑफ डी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं यानी कि निकालते हैं। और ये मोड का मतलब क्या है कि बता रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। जैसे मेरे पास मान लो कि मैं जो है पानी को जो है हाइड्रोजन H2 प्लस O2 को मैंने रिएक्शन कराया और यहाँ से जो है H2O बना। ठीक है, मैं बैलेंस करूंगा, ध्यान रखिएगा बैलेंस जरूर करना आप लोगों को।
यहाँ पे जो है 2 और यहाँ पे 2, तो मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? बोलिए। डेल्टा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। वेरी गुड, यानी कि Inside डेल्टा modulus। एच, हाँ वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है मोड लगा देगा, ये हो जाएगा। अगर जो और भी कुछ होता है सी डी पी जो भी होता है, तो हम लोग इसको इक्वल में करके जो है चलते चले जाते हैं। ये तो तरीका हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि जो प्रोडक्ट का बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है बनना या फॉर्मेशन, जिसको हम जो है लिख देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का जो है क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है? सर रिएक्टेंट। वेरी गुड, यानी कि समय के साथ जो घट रहा होगा उसको हम लोग डिसअपीयरेंस कहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ जो डिसअपीयर होती जा रही है, यानी कि घटती जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ईगल का, वो आजकल जो है विलुप्त हो गई है, वाई कि यस नहीं? सर। यानी कि वो क्या हो गया, डिसअपीयरेंस हो गया, यानी कि घट रहा है जिसकी क्वांटिटी। तो इस प्रकार से यानी कि जिसकी जो घटता है वो कौन घटता है, रिएक्टेंट घटता है। तो आपके मन में आएगा क्या सर हमेशा रिएक्टेंट ही घटता है क्या? हाँ, जब भी रिएक्शन कराओगे तो रिएक्टेंट कहीं ना होगा। आप कहोगे सर हमने पानी में जो है नमक डाल दिया, कहाँ घट रहा है? हमने वहां पर रिएक्शन नहीं कराया, वहां पे हमने मिक्सचर बनाया। हम बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वहां पे जो है या तो घटेगा या बढ़ेगा, और हमेशा रिएक्टेंट का क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का बढ़ता है। ठीक है, फिर से हमने जो है क्या किया, पी क्यू आर एस हमने ले लिया, पी क्यू प्लस आर, और यहां से बना एस। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 1 2 3 4 ले लिया। तो यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ROD लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि ROD इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसमें जो भी डिसअपीयरेंस यानी कि रिएक्टेंट की हम बात करेंगे, उसमें हमने Yes, किसकी sir. बात डेल्टा की, T। प्रोडक्ट की। इस बार जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, रिएक्टेंट की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय डेल्टा T और कंसंट्रेशन, और इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, मोड। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे डेल R डिवाइडेड बाय डेल T, और इसको हमने जो है मॉडुलस में डाल दिया। यहाँ पे बेसिकली आपने कह दिया डिसअपीयरेंस। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि इसका डी एसेलरेशन हो रहा है, तो यानी कि निगेटिव तब यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर जब -2 यूज कर रहे हो, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो आ रहा है, इसका मतलब है वो उसका जो साइन बता रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो या एसेलरेशन है वो घट रही है। इसीलिए जब यहाँ पे डिसअपीयरेंस अपीयरेंस का वर्ड यूज कर ले तो इसका मतलब ही हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो ये निगेटिव है, यानी कि घट रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मोड का यूज कर लेते हैं। बोलिए, ये हाथ लग किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो नो सर। No, ओके, sir. हाँ बोलिए प्रवीण। सर रेट ऑफ पूछिए। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन तो सबको बैलेंस करनी है, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, क्योंकि हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही तो बताता है, यानी कि किसका कितना मोल है, तो वो बैलेंस करना बिल्कुल नेसेसरी है जब भी आपको दिया रहे। ओके Yes, sir. ओके, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। अब आप लोग जो है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सारी चीज सीख गए होंगे। तो आपके सामने ऐसे यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसका रेट ऑफ जो है क्या होता है, यूनिट जो होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है, जो कि मैंने बताया, और इसके हमेशा जो है कैसा लेना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो यानी कि डेल सी बाय डेल टी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं। एवरेज की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके मुझे ग्राफ बताने हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे मैं बात करूंगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इन्होंने जो है किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे जो है देखो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे,
यानी कि लिख देंगे। कहता है दीज रेट आर नॉट इक्वल। एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा नहीं कहना कि ROR N2 और इसका जो है रेट इक्वेशन होगा, नहीं, ये वैल्यू भले यहाँ पे 1/3 के यानी कि जो है H2 N3 इसके फॉर्म में इक्वल नहीं करना, यहाँ पे स्टिचियोमेट्री जो है आ रहा है वो इसको जो है इक्वल बना रहा है। ठीक है, वही कर रहा है दिस रेट आर नॉट ऑल इक्वल, यानी कि सभी के लिए जो है रेट इक्वल नहीं होता है, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, जिससे आपको क्वेश्चन में जो ज्यादा समझ में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बात याद रखिएगा कि रेट जो होता है वो हमेशा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, जबकि अपीयरेंस डिसअपीयरेंस जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ एनी स्पीसीज विल बी फिक्स्ड वैल्यू अंडर गिवन कंडीशन। अगर आप रेट जो है अगर एक गिवन कंडीशन पे कंसंट्रेशन टाइम पे, तो हमेशा रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बातें हमने कर ली। अब आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन कराते हैं ताकि कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व गैस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। और कोई? कैटलिस्ट आंसर नहीं है। और कोई? सर प्रेशर। 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 तो आपको हाँ वेरी गुड, मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये तो करता है, यानी कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तो बिल्कुल होंगे, यानी कि इस पे तो डिपेंड करता है। और आपको जब आगे मैं बताऊंगा तो कैटलिस्ट भी ना किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकता है, वो फास्ट या स्लो कर सकता है। ठीक है, ये काम होता है कैटलिस्ट, यानी कि रेट में तो ये इफेक्ट कर रहा है, जब वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रेट को रिएक्शन कर रहा है। लेकिन प्रेशर कुछ भी रोल नहीं अप्लाई करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी कि ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी। कैसे बताए वरुण? क्या लॉजिक लगाए मुझे बताएंगे? कुछ तो मुझे भी बताइएगा, तभी तो हम भी तो सीखे इतना फास्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि होता है ना कि कई बार जो है टेक्निक कुछ लगाते हैं, तो वरुण बताइए कैसे बनाए। चलिए, क्या आप लोगों से सवाल बन रहा है? नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आगे बहुत सारे होमवर्क भी है, आप उन सभी को ट्राई करके आइएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मैं क्या लिख सकता हूँ, -N2O5 चेंज इन, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कि डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, नहीं सॉरी प्लस होगा, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? 1/2 होगा या फिर यानी कि ये 1 यानी कि 1/1/2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो यार मैं सीधे सीधे लिखूं, यानी कि जो है चेंज इन कंसंट्रेशन 2 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। ओके, वेरी गुड हिमानी, डी आंसर। कैसे बनाए हिमानी? ओके, चलिए, कहेंगे सर हम नहीं बताएंगे, फास्ट हम बनाना सीखते हैं, बाकी लोगों के सामने कंपटीशन हमारा ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, अब देखो आपको देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, यानी कि ROD दिया हुआ है। ठीक है, ROD कितना दिया हुआ है, मैं लिख दूं ऐसा, डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बोलिए
और इसका मोड, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6.25 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही दिया हुआ है। आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया रहे तो सबसे पहले प्रयास करना कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। मुझे रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका दिया, इसका दिया है, यहां से डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है, यानी कि मैंने जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। अब रेट ऑफ रिएक्शन में मोड हटा देता हूं, वैसे मुझे पता है कि यार इसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी है, यहां से जो है इसकी वैल्यू। अच्छा क्या रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा N2O5 बाय इतना लिख सकता हूं, बोलिए। मैं पर्टिकुलरली N2O5 के लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है N2O5 बाय डेल्टा T की वैल्यू मेरे पास पता है, और मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6.25, लेकिन मुझे पता है कि रेट हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे जो है कितना ले लेता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -3। अगर आपने रेट निकाल लिया तो फिर आपके लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए जैसे अब हमारे पास क्या है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 निकालना, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि अपीयरेंस निकालना है, और वो भी किसके लिए, NO2 यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी। लेकिन आपके पास देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं NO2 के टर्म में लिखूं, यानी कि 1/2 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलिए। यस सर। किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। यस। नो ओके ठीक है। नो सर। अच्छा मुझे बताओ, मेरे को तो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T चाहिए, ये 1/2 को मैं इधर ले जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 टाइम्स ROR इक्वल टू डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T हो जाएगा, बोलिए। यस सर। अच्छा यस सर। इसी की तो वैल्यू आपको निकालनी थी, यही तो रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 6.25 है, हाँ, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और इसकी वैल्यू आप कितना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, यानी कि 10 4 1 5 12 1 30, ठीक है। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बोलिए क्या इतना लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चाहो तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिख सकते हो। अच्छा मुझे बताइए कि ये इधर साइड एक दशमलव लाएंगे तो यानी कि 10 से डिवाइड कर दो तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि -2 हो जाएगा। अच्छा यही तो क्या हो गया, यानी कि डेल्टा NO2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 12.50 अच्छा सॉरी, मैं जो है कितना है 12 यानी कि कितना हो जाएगा 12.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.250। ओके तो यहाँ से आपने जो वैल्यू निकाला वो कितना निकाला, 1.250 इंटू 10⁻², यही तो वैल्यू है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस 1.25 किसमें, तो यानी कि ए और सी में, यानी कि हमारा काम बना नहीं। अब हमें जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, यहीं पे मैं निकाल देता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और आपको मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले निकालिए, और यहां से कितना हो जाएगा डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये 2 नहीं होगा, ये नीचे में 2, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन
यानी कि 1/2। और मुझे पता है डेल O2/ΔT निकालना चाहिए, 2 को इधर ले जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ROR, तो यहाँ पे मोड भी लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और इसकी जगह पे 2 और यहाँ पे कितना है आपके पास 6 पॉइंट ROR 6.25, क्योंकि ROR आपने जो ऑक्सीजन के लिए निकाला कितना 2 टाइम्स है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.12 के करीब करीब जो है, यानी कि आ जाएगा 10⁻⁻⁵, ठीक है। और यही वैल्यू आपको चाहिए डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और यहीं पे हमने जो इसको क्या कर दिया पुट कर दिया, और यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आपके आने चाहिए 1.25 और एक वैल्यू आनी चाहिए 3 पॉइंट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया? मैंने बिल्कुल आराम से समझाया क्योंकि एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा बहुत ही सिंपल सा है, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन बनाने में मेरे हिसाब से। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। AFMC का नाम सुने हो आप लोगों ने? नो सर। Yes, sir. ये जो है पुणे में एक मेडिकल कॉलेज है, Army doctor. हाँ, तो वहाँ पे जो है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो है डॉक्टर बनते हैं, उनकी फैसिलिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा है AFMC में, ठीक है। आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो काफी बहुत ही बेहतरीन है, एक साइड समुद्र है और उसके आगे जो है यानी कि जो है ये बना हुआ है, लेकिन इसकी कटअप भी बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन एम्स के बाद ये भी बहुत अच्छा कॉलेज होता है। कई लोगों का सपना होता है कि मुझे AFMC में ही जाना है, जो टॉप रैंकर होते हैं जो 1 से 10 लाते हैं, उन लोगों का सपना होता है कि मुझे AFMC मिले, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो जरूर मिलेगा, सबने बना लिया होगा जरूर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस डेल A डिवाइडेड बाय dt और इक्वल टू 1/4 डेल B डिवाइडेड बाय डेल T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा डेल C डिवाइडेड बाय डेल। ओके, अच्छा मुझे बताओ डेल्टा भी आएगा वहाँ, क्या आएगा? अच्छा डेल्टा भी। ओके, डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा ना। ओके ओके, यहाँ पे जो है डेल्टा बी बाय डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि आपके पास कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ, बी का दिया हुआ, तो हम लोग जिसका दिया हुआ है हम उसी टर्म का यूज करेंगे, हम बाकी का क्यों यूज करेंगे, यानी कि जिस टर्म का दिया रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसी टर्म का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसने ना क्वेश्चन ने इंक्रीज करके दिया, यानी कि इतना जो है इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा बी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा डेल्टा बी की जगह पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 5 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम कितना हो रहा है, यानी कि 10 सेकेंड हो रहा है। यहाँ से ROR हो जाएगा इनटू 1/4 हो जाएगा, ये भी तो है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, तो सीधे सीधे अपीयरेंस ही निकाल देते हैं,
क्योंकि मुझे रेट नहीं निकालना है, यहाँ पे हम जो है अपीयरेंस निकाल देते हैं। तो ROA ठीक है, यही हो जाएगा। अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन कहता तो 1/4 करते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कहा नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आए? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन बनाइए, फिर आप लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो होमवर्क में कर लीजिएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन यानी कि वेरी गुड। यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो है डिक्रीज होते चले जाएगा। पहले हम जो है फटाफट से रोटी खाएंगे, फिर बाद में जैसे हमारा पेट भर जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे खाएंगे। यानी कि ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।